हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मेंटेन किए होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर सीरीज 11 की ओर मूव करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रेजिंग पॉइंट, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रेजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रेजिंग पॉइंट। यहां पे हम लोगों के लिए टर्म आया फ्रेजिंग पॉइंट। चलो इसे देखते हैं। ये टर्म आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, फ्रेजिंग पॉइंट। मेरे पास एक कंटेनर है, सपोज करो इसमें हमने वाटर लिया, H2O लिक्विड। इसको फ्रीज करना है। क्या करना होता है, इसको फ्रीज करना है। जितना आपको आइडिया होगा कि मुझे जिस सिस्टम में हम वाटर को रखेंगे उस सिस्टम का टेम्परेचर कंटिन्यूअस घटाते जाएं। तो जैसे जैसे इसके टेम्परेचर को घटाते जाएंगे तो होगा क्या, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन है फ्रेंड्स, वो भी घटता जाएगा और वो अट्रैक्ट करता जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। इस दौरान जब ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो हीट को लॉस करेगा। फाइनली क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टाइम पे देखा जाएगा कि ये लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक इक्विलिब्रियम हो गया, जैसे हम आइस कर रहे हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड और सॉलिड के बीच इक्विलिब्रियम हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर। बट इसे हम लोग सॉल्यूशन वाले लेशन में कैसे एक्सप्लेन करें, जरा ये भी देखें, क्योंकि पढ़ रहे हैं किस लेसन में, सॉल्यूशन। इसका डिफिनेशन होता है टेम्परेचर एट which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of corresponding solid. Okay, friends, कह रहा है कि एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड। अगेन क्या होगा, अगेन वही बात ये बताना चाह रहा है, बट यहां पे उसको वेपर प्रेशर से रिलेट कर दिया है। जैसे मेरे पास यहां पे लिक्विड है फ्रेंड्स, मान लो ये भी टेम्परेचर टी पे है, यहां भी आप वही करो ना, इसके टेम्परेचर को घटाओ, इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटता जाएगा। टेम्परेचर घटाओ वेपर प्रेशर घटता जाएगा, टेम्परेचर घटाओ वेपर प्रेशर घटता जाएगा। और जब ये सॉलिड, ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of solid। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं फ्रेंड, तो क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड होगा, बहुत ही कम होगा, टेंड्स टू 0 कर सकते हो। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड का जो करस्पॉन्डिंग सॉलिड बनेगा उसके बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहें। फेनोमेना वही है जो पहले आपने टेम्परेचर को घटाने का काम किया था, यहां भी तो आपको टेम्परेचर घटाना ही होगा। टेम्परेचर घटाते घटाते क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां की दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए इसका एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं वो मैं देखने जा रहा हूं।
सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या किया, यहां पे लिक्विड लिया एंड दैट लिक्विड इज सॉल्वेंट। ओके, P naught solvent equal to vapor pressure of liquid. Okay friends, TF naught is equal to freezing point of solvent. एक काम करते हैं फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स लिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, इसे इसमें मिला दे। मिलाने के बाद ये क्या बनेगा, इट बिकम्स सॉल्यूशन। ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। Ts is vapor pressure of solution and TFS is freezing point of solution। क्या हुआ फ्रेंड्स इस बार, आपने जैसे नॉन वोलेटाइल को ऐड किया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, घट गया। और जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घटेगा तो इसका डिफेक्ट, इसका इफेक्ट मुझे इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे दिखेगा। क्या दिखेगा वो मैं यहां समझा रहा हूं। सपोज करो कि यहां पे मुझे ये पी नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जैसे हमने प्योर वाटर ले रखा है, और यहां पे सपोज करो ये टीएफ नॉट है, मतलब इस टेम्परेचर पे जाकर, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जस्ट ये टेम्परेचर का वैल्यू है, इसका सॉल्वेंट का वैल्यू, ठीक है, मान लिया हमने। इस टेम्परेचर पे जाकर ये फ्रीज होता है। आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। मान लो कि ये इससे इतना घट गया, तो यदि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट गया तो क्लियर सी बात है, जिस टेम्परेचर पे पहले ये फ्रीज हो रहा था अब उस टेम्परेचर पे नहीं फ्रीज होगा, उसी के प्रोपोर्शन में ये इस टेम्परेचर से बिलो जाकर फ्रीज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड टीएफएस। once again, ये सपोज करो यहां पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और इस टेम्परेचर पे जाकर ये फ्रीज होता है। अब जैसे आपने ऐड किया फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे इतना में क्या हो गया, घट गया। तो जब ये घट गया तो अब क्या होगा ना कि इस टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में, इस वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शन में इतना ही बिलो जाकर ये क्या होगा, फ्रीज करेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, टीएफएस। तो जब वेपर प्रेशर घटा तो पक्का क्या है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। आगे बात समझ, इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज करो कि यहां पे वेपर प्रेशर और यहां पे टेम्परेचर, ये मान लो कि सॉल्वेंट का ग्राफ, और ये मेरा सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1
एंड सॉल्यूशन 2 का ग्राफ। ये जो मेरा रीजन है ना फ्रेंड्स, दिस रीजन इज सॉलिड रीजन, मतलब यहां आने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। हुआ क्या, टेम्परेचर घटा, वेपर प्रेशर घटा, टेम्परेचर घटा, और यहां पे आने के बाद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसी के क्रॉसपॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर। तो क्या इसे टीएफ नॉट कहेंगे? सॉल्यूशन में भी वही हुआ, टेम्परेचर घटा, वेपर प्रेशर घटा, और यहां पे पहुंचने के बाद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। दैट इज कॉल्ड TF1, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? TF2, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2। एक बात यहां पे ध्यान देना है कि ये जो मेरा लाइन है और इस लाइन को ऑलमोस्ट मुझे पैरेलल लेकर चलना है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल इनिशियली। तो यहां पे हमने इस पॉइंट को ले लिया, सपोज करो ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये सी है, ये डी है, और ये इसके वेपर प्रेशर को सपोज करो हम लोग यहां पे P0 मानता हूं, इसको P1 मानता हूं, और इसको क्या मानते हैं फ्रेंड्स? P2 मानते हैं, मान लो ऐसा। तो आप खुद ही देखो, यदि बहुत ध्यान से ये लाइन मेरा इस लाइन के यदि ऑलमोस्ट पैरेलल है, ऑलमोस्ट टर्म का यूज कर रहा हूं इनिशियली में, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जो ट्रायंगल ADB और AEC है दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। इस सिमिलर ट्रायंगल में हम क्या कहेंगे? इसका रेशियो बाय इसका रेशियो, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बेस बाय दिस। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADB एंड AEC यू कैन राइट AC, बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? AB इक्वल टू EC, बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? DB। अब यदि मैं यहां पे ये बात करूं कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे पूरे डिस्टेंस में इसको घटा दो, मतलब कुछ ऐसा होगा TF नॉट माइनस P2। AB निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे? ये डिस्टेंस यदि निकालना है तो पूरे में इतना को घटा देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में सॉरी AC निकालोगे तो आपको ये करना ना, इस वाले में से, मतलब ये पूरा का पूरा मेरा कितना हुआ? P0 हुआ, में से माइनस किससे करना है? P2 को। और यदि हमें AB निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो पूरे डिस्टेंस में P1 को क्या करेंगे? माइनस। EC निकालना फ्रेंड्स, तो पूरा डिस्टेंस कितना है? TF नॉट माइनस क्या करेंगे बोलो? ये वाला डिस्टेंस घटाएंगे, TF2 को घटाएंगे। फिर आपको DB, ये डिस्टेंस यदि निकालना है तो पूरे डिस्टेंस में इतने को माइनस कर दो, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा? TF नॉट माइनस क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? TF1 लिखेंगे। आप खुद ही देखो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इससे हम लोग P2 P2 T2 T2 क्या रिलेट कर सकते हैं कि जो मेरा डेल P है वो बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेल P2 बाय डेल P1 इक्वल टू डेल T2 बाय डेल T1। So we can write del P is directly proportional to del T। होप करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। ग्राफ को आप प्लॉट कर रहे। ओके फ्रेंड्स, आप लोग लिख लिया होंगे, चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी आपने एक रिलेशन निकाला, क्या निकाला रिलेशन? आपने रिलेशन निकाला बेसिकली कि जो डेल P होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल T, ये निकाला ना। ओके, तो डेल P इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट लेता हूं K और डेल T लिख देता हूं। यदि हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल टू स्मॉल w इंटू M0 बाय M डैश बाय में कैपिटल W लिखेंगे। इसे तो आप डेल P कर सकते हो फ्रेंड,
relative lowering in vapor pressure is equals to P naught. तो डेल पी लिखना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, स्मॉल w इंटू एम नॉट बाय एम डैश बाय कैपिटल W इंटू पी नॉट। एक काम करें क्या, इस वाले टर्म को हम लोग यहां पे लाकर रखें, या इसको आप ऐसे लिख लो, इसको लिख लो डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल, दोनों है तो आप लिख सकते हो। तो डेल टी बराबर के इंटू डेल पी, डेल टी रहने दो, के रहने दो, इसको लाकर रखो तो क्या होगा, स्मॉल w इंटू एम नॉट बाय एम डैश बाय कैपिटल W इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू पी नॉट था, तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक खास बात जो यहां पे आया वो ये कि डू यू नो दिस टर्म इज मोलालिटी, तो k इंटू एम नॉट इंटू पी नॉट बाय 1000 इंटू मोलालिटी। फ्रेंड्स ये कुछ नहीं, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है एंड दैट इज कॉल्ड kf। तो यहां पे हम यहां लिख सकते हैं कि डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि डेल टी एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलारिटी के, और हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना देते हैं। के एफ कॉन्स्टेंट है एंड दिस इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसे क्या कहेंगे फ्रेंड, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। होप करता हूं आप एक अच्छे से समझ गए। तो चलो हम लोग एक काम करें, यहां पे जो हम लोग का फाइनल फॉर्मूला बना इसे हम लोग अच्छे से लिख लें, जो कि हम लोगों का वर्किंग फॉर्मूला होगा, न्यूमेरिकल्स बनाने के काम आएगा। बाकी चीज आप भूल भी गए तो भूल जाइए, नो मैटर, बट ये नहीं भूलना, ये बहुत काम का है। दिस इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल w, बाय में लिखेंगे एम डैश, बाय में लिखेंगे कैपिटल W। ये क्या है बेसिकली, डेल टी एफ क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस इज इक्वल्स टू डेल टी एफ, इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिप्रेशन इन FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, एंड टी एफ नॉट इज इक्वल टू FP ऑफ सॉल्वेंट, एंड TFS इज कॉल्ड व्हाट, FP ऑफ सॉल्यूशन। होप करता हूं फ्रेंड ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया। आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। एक काम करते हैं, यदि मुझे KF का वैल्यू थ्योरेटिकली निकालना हो तो क्या करें, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ KF थ्योरेटिकली। एक काम करते हैं, डेल TF बराबर क्या होता है, KF इंटू मोलालिटी। लेट कर लो, लेट मोलालिटी इक्वल टू 1। यदि हमने मोलालिटी को 1 रखा तो डेल TF किसके बराबर होगा, KF के बराबर होगा। मतलब क्या निकला, मतलब कुछ ऐसा निकला कि एक सॉल्यूशन लो जिसमें आप प्योर वाटर लो, 1 kg लो। ये वाटर कितने पे फ्रीज होता है, 0 पे फ्रीज होता है। आप इसमें क्या करो, 1 मोल 1 मोल यूरिया ऐड करो, तो 1 मोल यूरिया यदि ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स द सॉल्यूशन एंड दैट बिकम्स TFS ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मान लो कि मेरा सॉल्यूशन फ्रीज किया 0.35 डिग्री सेल्सियस, तो डेल TF का वैल्यू कितना हुआ, 0.35, 0 माइनस माइनस दिस। तो 1 मोलर सॉल्यूशन लेने के बाद जो डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही किसके बराबर होता है, KF। तो क्या है, यहां पे नहीं लिख सकते डेल TF इक्वल टू KF, निकल तो गया थ्योरेटिकली। ओके, क्या करना होगा, 1 kg वाटर लिया, ये तो जान रहे 0 डिग्री पे फ्रीज करेगा, 1 मोल यूरिया दिया मतलब 1 मोल। अब वेट करना है कि कितने पे फ्रीज करता, इसका फ्रीजिंग की एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि मान लो इतने डिग्री पे ये जाकर फ्रीज कर गया,
ठीक है, 0 से तो बिलो जाएगा ही, तो ये 0 से बिलो जाकर फ्रीज कर गया। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ दैट बिकम्स इक्वल टू KF, कब, जब मोलरिटी देनी 1। पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू अलग अलग होगा, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए। KF को और कैसे निकाल सकते हैं? KF को निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, KF इक्वल टू R इंटू एम नॉट इंटू TF नॉट का स्क्वायर इंटू 1000 बाई डेल HF फ्यूजन। यहां से भी आप क्या कर सकते हो ना, निकाल सकते हो। यहां पे टर्म्स कौन कौन सा है जरा बोलिए। R क्या है? गैस कांस्टेंट। एम नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। TF नॉट क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज TF नॉट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड डेल HF क्या है फ्रेंड्स? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन भी आप कर सकते। चलो वो करते हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हम लोग मूव करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर, लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे बेस्ट। बाकी तुम लोग और बनाएंगे क्वेश्चंस आगे। चलिए एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस लेते हैं इसी टॉपिक का। क्वेश्चन है बेसिकली 2 एलिमेंट्स A एंड B। क्वेश्चन लिखता नहीं हूं, बस बता देता हूं। एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट B है, या चलो लिख देता हूं। 2 एलिमेंट्स A and B form compounds having formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene. One gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degrees Celsius, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 degrees Celsius. Calculate the atomic weight of A, atomic weight of A and atomic weight of B. KF दे रखा है फ्रेंड्स 5.1 डिग्री सेल्सियस पर मोल। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिए फ्रेंड्स, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा लेट कर लो। ये क्वेश्चन बस आपको फॉर्मूले के लिए बता रहे ताकि फॉर्मूला एक बार आपको रिवाइज हो जाए। बात तो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे बहुत सारा। लेट एटॉमिक वेट ऑफ A इक्वल टू X and atomic weight of B equal to Y। तो AB2 को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? X plus 2Y। AB4 को क्या लिखेंगे फ्रेंड? X plus 4Y लिखेंगे। AB2 को आप मिला रहे हो किसमें? 20 ग्राम बेंजीन। AB2 1 ग्राम ऑफ AB2 को मिला रहे हैं फ्रेंड्स इसमें, ओके। और जो दूसरा है मेरा
वो कितना है आप खुद ही देखो, ये भी 20 ग्राम ही बेंजीन का है, बट इसमें हम लोग कितना मिला रहे हैं फ्रेंड्स, 1 ग्राम ऑफ AB4 ही मिला रहे हैं, सेम मिला रहे हैं। बट यहां जो लोअरिंग डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट का, लोअर जो हुआ है वो हुआ है 2.3 डिग्री सेल्सियस का, और इसमें हुआ है 1.3 डिग्री सेल्सियस का। तो क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और फिर क्वेश्चंस को बना देंगे। देखिए जगह नहीं, फिर इसमें ऊपर लिख देगा। चलो ओके फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, del TF इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बाय m डैश बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कैपिटल W। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है फ्रेंड्स, 2.3, KF का वैल्यू 5.2 दिया हुआ था, 1000 इंटू 1 मॉलिक्यूलर मास x प्लस 2y एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 20। बहुत आसान, डेल TF का वैल्यू यहां भी KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बाय m डैश बाय कैपिटल W, यहां पे 1.3 और इसका वैल्यू अगेन 5.1 है तो 5.1 लिख लो, इंटू 1000 इंटू 1 ग्राम इंटू x प्लस 4y इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लेंगे फ्रेंड्स, 20। You have two equations, equation 1 and equation 2। क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब दो इक्वेशंस आ गया तो मुझे x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, निकाल लो और क्या, यहां से सॉल्व करो, x प्लस 2y का वैल्यू 5.1 इंटू 1000 बाय 20 इंटू 2.3, दैट बिकम्स इक्वेशन 1। आप इसको तो कैंसिल भी कर सकते हो, x प्लस 4y लिखना चाहेंगे फ्रेंड्स तो अगेन लिखेंगे 5.1 इंटू 1000 इंटू 20 इंटू 1.3। इतना आसान सा क्वेश्चन है। x बाय का वैल्यू निकाल लो, आफ्टर कैलकुलेटिंग x इज 25.57 और जो y का वैल्यू आएगा 42.65 आएगा। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये तो बस आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए होप करते हैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए। Now we are moving in next questions. एक क्वेश्चन इस टॉपिक और लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, an aqueous solution containing 5% and 10% urea and glucose respectively by weight। KF का वैल्यू दे रखा है फ्रेंड्स 1.86, तो कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑप्शन से 3.303 केल्विन, ऑप्शन बी में है 3.3 डिग्री सेल्सियस, सी में है -3.3 डिग्री सेल्सियस और डी में है -3.3 केल्विन। क्या करना है, इस क्वेश्चन को तो देखते एक साथ बना, क्योंकि जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया वैसे ही क्या होगा, जीरो से बिलो जाकर फ्रीज करेगा, और जब जीरो से फ्रीज करेगा तो ऑप्शन क्या होगा, सी। बट यदि मुझे प्रूफ करके इस क्वेश्चन को आंसर लाना है तो कैसे लिखेंगे, राइट द फॉर्मूला, del TF इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बाय m डैश बाय कैपिटल W, दिस टर्म बिकम्स मोल, तो del TF बराबर क्या लिखेंगे, KF इंटू 1000 इंटू मोल को n लिखता हूं बाय W। यहाँ पे कई लोग माइंड में कंफ्यूजन होगा कि सर यूरिया में ग्लूकोज के मोल को कैसे जोड़ेंगे, आप बेशक जोड़ो, क्यों जोड़ेंगे, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ और सिर्फ मोल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जोड़िए, ठीक है, ये यूरिया है ग्लूकोज, बट ये कैसा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स,
5 मोल यूरिया है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, तो 5/60 और 10 बाय क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 180। ये आपने ध्यान देना है, थोड़ा दोनों को ऐड करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। डेल टीएफ को क्या लिखेंगे TF नॉट माइनस TFS, TF का वैल्यू 1.86 इंटू 1000 इंटू 5/60 प्लस 10/180 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। आप खुद ही सोचो ना, 100 ग्राम में 15 ग्राम यदि दोनों सॉल्यूट ने लिया तो बचा कितना 85 बचा। अब मेरे पास क्या रहा, कुछ नहीं रहा, सिर्फ कैलकुलेशन आप करके देख लो। इसके वैल्यू को क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे एंड दैट बिकम्स TFS इज इक्वल्स टू रिमेनिंग वही सब होगा 1.86 इंटू 1000। इसे आप ऐड करके देख लेना 5/60 by 10/180 एंड बाय 85। आफ्टर कैलकुलेशन जो TFS का वैल्यू आता है ये आता है -3.3 डिग्री सेल्सियस। सो दैट वाज द राइट आंसर। होप करते हैं ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक्स।